हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शिवानी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CSIR नेट JRF दिसंबर 2026 एग्जामिनेशंस की। किस तरीके से हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम शिवानी है। मैंने PhD की है IIT दिल्ली एंड DRDO से। मैंने CSIR नेट JRF एग्जाम क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 30 एंड गेट विद ऑल इंडिया रैंक 553। मैंने IIT JEM एग्जाम भी क्वालिफाई किया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर MSc प्रोग्राम एट IIT रोपर। चलिए अब बात करते हैं कि एग्जाम की तैयारी किस हिसाब से करनी है। सो बिफोर स्टडी फॉर एनी एग्जाम वी नीड टू स्टडी द एग्जाम फर्स्ट। वो क्या है? अब एग्जाम को कैसे स्टडी करेंगे? तो एग्जाम को स्टडी करने से हमारा मतलब है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है आपका। ठीक है, वो सब चीजें को हमें पहले पता करना है। जैसे CSIR नेट के लिए बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपके MSc में 55% मार्क्स होने चाहिए इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आपको केमिस्ट्री से नेट देना है तो केमिस्ट्री में आपका MSc होना चाहिए और उसमें आपके 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका सिलेबस आपको मिल जाता है। वहां से आपने सिलेबस को पता किया। अब सिलेबस पता करने के बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होता है, अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एग्जाम। कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे वहां पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि अब बेसिक 12th लेवल के क्वेश्चन है, BSc लेवल का है, MSc लेवल का है या रिसर्च लेवल का है। दैट कुड बी एनीथिंग फॉर डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक एंड द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हमने पहले उसका एग्जाम का लेवल अंडरस्टैंड करना है। अब वो लेवल हमने समझ लिया है कि ठीक है भाई, सर्टेन लेवल का हमारा एग्जाम आ रहा है। फिर हमारा जो मेन स्टेप आता है टू अंडरस्टैंड योर लेवल एज वेल। ठीक है, कि आप उस लेवल से कहाँ से मैच कर पाते हैं, आपका लेवल क्या है उस एग्जाम के हिसाब से। देखिए, हर तरीके का बच्चा होता है। कुछ बच्चे होंगे Tier 1 कॉलेज से पढ़े होंगे, ठीक है, कि किसी ने IIT से MSc किया है, NIT से किया है, DU से किया है। तो उन बच्चों के कॉन्सेप्चुअल लेवल भी डेफिनेटली अलग होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स को लेके भी डेफिनेटली अलग होगी कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी से आता है या छोटे कॉलेज से आता है, जो कभी कभी कॉलेज जाता है। ठीक है, उसने उतना डीपली टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, सिर्फ उतना अंडरस्टैंड किया है कि भाई हम पढ़ ले और एग्जाम, हमारा जो MSc के एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो हर बच्चे का लेवल इस तरीके से अलग होगा। तो हमें अपना लेवल समझना है पहले कि हम किस लेवल पे हैं और हमें किस लेवल से उस तैयारी को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमने अपना लेवल समझ लिया है, एग्जाम का लेवल समझ लिया है, तो अब हम जाते हैं प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी में तैयार करेंगे अपने लेवल के हिसाब से। ठीक है, हो सकता है कि एक बच्चे को 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, वो उतना जल्दी ग्रैप्स कर लेता है। हो सकता है एक बच्चा हार्ड वर्किंग है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है उसको 6 घंटे लग जाए। तो अपना लेवल समझते हुए और एग्जाम का लेवल समझते हुए हमें अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। ठीक है, कोई फिक्स आवर्स नहीं है कि 6 घंटे पढ़ना ही है या 8 घंटे पढ़ना ही है। डिपेंड्स कि आप कितनी देर में टॉपिक को और सिलेबस को समझ सकते हैं और आपके एग्जाम की डिमांड क्या है उस वहां पर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, अब भाई पढ़ना क्या है। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस होता है आपका। अब ये थोड़ी है कि अब हर टॉपिक को इक्वली टाइम देके चलेंगे कि क्वांटम है, आपने ये मान लो 18 घंटे क्वांटम पढ़नी है तो आप केमिकल बॉन्डिंग को भी 18 घंटे ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता ना, कि हम हर टॉपिक की वेटेज को समझेंगे कि एग्जाम में किस वेटेज से वहां से क्वेश्चन आता है, किस हिसाब से हमें उस पर टाइम देना है। ठीक है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, आपका काइनेटिक्स है, ये आपके ऐसे टॉपिक्स है कि जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इनको मुझे बहुत अच्छे से तैयार करना है फ्रॉम लो लेवल टू
हाई लेवल मुझे इन टॉपिक्स से सब कुछ कवर करना है। ठीक है, तो एक ऐसे टॉपिक्स की हमें लिस्ट तैयार करनी होती है, वो सारी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, कि हमें किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, अभी जस्ट समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब ये सब करने के बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी दिन तो हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, किसी दिन 1 घंटे भी नहीं की, किसी दिन हम बैठ के 4-4 घंटे पढ़ लिए। नहीं, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए हर अपने टाइम के हिसाब से। हो सकता है कुछ लोग वर्किंग हो सकता है कुछ लोग कॉलेज गोइंग हो, तो सब लोग अपने टाइम के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाएंगे जितनी देर आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं अपना बताती हूँ, मैं मिनिमम 6 आवर लेके चलती थी कि भाई मुझे 6 आवर पढ़ना है। मुझे मेरे लेवल के अकॉर्डिंग पता था कि मुझे 6 आवर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो मैं अपना 6 आवर्स का एक टाइम टेबल प्रिपेयर करती थी, उसके अकॉर्डिंग चलती थी। ठीक है, उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला अपनाया था, ट्रिपल डी फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है इफेक्टिव होता है। फर्स्ट डी मीन्स डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपने जो अपना टाइम टेबल बनाया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको कंप्लीटली फॉलो करना है। देन डिटर्मिनेशन। ठीक है, आपको पूरा डिटर्मिनेशन के साथ उस काम को कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि भाई लेके बैठे हैं 6 घंटे, बुक भी खुली हुई है और फोन भी खुला हुआ है और हमने 6 घंटे कंप्लीट कर लिए बुक के साथ। नहीं, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वो चीज करनी है। डेडिकेशन होना चाहिए चीजों के लिए। ठीक है, पूरा डेडिकेशन, फोकस्ड होके उन अपने टाइम को, अपने एग्जाम पे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी। ठीक है, अब ये सब समझ लिया हमने। उसके बाद हम चलते हैं भाई, क्या करें, कैसे एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करें। तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि एक स्टूडेंट है जो बेसिक लेवल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, कि उसको उतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या कॉम्प्लेक्स हैं, क्या चीजें हैं। तो मैं वहां से लेके चल रही हूँ कि आपको अपना बेसिक लेवल को कैसे इम्प्रूव करना है। उसके लिए जो मैंने प्रेफर किया था क्लास 12 से। ठीक है, क्लास 12 की एनसीईआरटी को पहले बहुत ज्यादा टाइम, मैं पहले क्लियर कर दूं कि बहुत ज्यादा टाइम इन पे नहीं लगाना है। ये वही बच्चे जाएं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे मैं थी, मेरे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे। मुझे नहीं पता था हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है। ठीक है, तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो क्लास 12 की एनसीईआरटी से हर टॉपिक को पहले स्टडी किया। ठीक है, कि उनको समझा, अपने बेसिक्स को क्लियर किए, उसके बाद ही एडवांस बुक पर मैं गई। इसको आप अपना टाइमलाइन बना सकते हैं कि भाई आपने एक, जैसे हमारे पास फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 है, सबके लिए 15-15 दिन का टाइम बना लीजिए, या अगर आप जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो 10-10 डेज का। ठीक है, ये करके खत्म कीजिए। ये सब पढ़ा, उसके बाद एडवांस स्टैंडर्ड बुक्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, मैं बुक्स को ज्यादा वेटेज देती हूँ क्योंकि बुक्स से जो हमें नॉलेज मिलती है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट फ्रॉम कोचिंग्स और एनीथिंग। हाँ, कोचिंग से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सब वो कॉन्सेप्ट हमें समरी में बता देंगे, बट जो बुक से नॉलेज आएगी वो मुझे लगता है वहां से थोड़ा कम आ पाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम, अब ऐसा भी नहीं है कि हमें हर बुक को पढ़नी है कि भाई किसी ने मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेटली भी बता दी है, हुई भी बता दी है, और जितनी भी एडवांस बुक है सब है और मुझे सब पढ़नी नहीं। कोई अपनी बुक्स को प्रेफर करना है कि मुझे ये एक बुक लेना है। सभी बुक्स में लगभग सेम ही चीजें गिवन होती हैं, कुछ में हाँ एडवांस होता है चीजों को, बट हम अपना बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं तो हम पहले एक ही बुक को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मैं प्रेफर करती थी पूरी शर्मा कालिया। ठीक है, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, केएल कपूर भी बहुत अच्छी बुक है, आपकी एटकिंस बहुत अच्छी बुक है, लेकिन कालिया में मुझे लगता है चीजों को बहुत सिंपल वे में और हर टॉपिक को, हर चीज को इंक्लूड किया गया है, तो मुझे उससे ज्यादा समझ आया। तो मैंने हर एग्जाम के लिए सिर्फ कालिया को ही प्रेफर किया है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कोई भी एक बुक चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज आती है, सॉल्व एज मैनी एज पीवाईक्यू यू कैन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की।
उनको हमें नहीं छोड़ना है। हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5 बार हमें लगभग सॉल्व करने हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, नहीं, नोट्स पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद जो उनको क्वेश्चंस में अप्लाई जरूर करना है। पढ़ के छोड़ नहीं देना है कि फॉर्मूला पढ़ लिया, याद कर लिया, नो, उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो हमें आएगा पीवाईक्यू से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट नेवर एवर फॉरगेट द रिवीजन। रिवीजन कम से कम 4 से 5 बार आपका एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन 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 रिवीजन, पीवाईक्यू इज द ओनली सक्सेस मेथड। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, पीवाईक्यूज को पकड़ के चलिए। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करिए जितने भी टाइम में आप कर सकते हैं। पर हाँ, ये ध्यान में रखना एग्जाम के लिए आपके पास 6 मंथ्स का, 6 भी नहीं, मैं 5 मंथ्स लेके चलूंगी, 5 मंथ्स का टाइम होता है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करिए, उसके बाद एडवांस टॉपिक्स पे जाइए उसके, देन सॉल्व द पीवाईक्यूज। हर टॉपिक को पढ़ा, उसके पीवाईक्यू लगाए, टॉपिक पढ़ा, पीवाईक्यू लगाए। ठीक है, ऐसे करके चलना है। हर 10-15 दिन में रिवीजन करना है हमें। और मेरे ख्याल से यही एक स्ट्रैटेजी होती है जो हर टॉपर फॉलो करता है, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवीजन पे ध्यान देना है। और अपना ट्रिपल डी फॉर्मूला, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, इन तीनों चीजों को पकड़ के चलना है। बीच में तैयारी को नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा प्रिपेयर करने चाहिए, और किन टॉपिक्स पे अगर हम थोड़ा कम ध्यान भी देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको करना ही करना है, और जिनके क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहां से मैक्सिमम स्कोर करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉट एवरीथिंग इन द सिलेबस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ पार्ट हमेशा एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट होता है जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% होते हैं, तो हमें वहां पर ज्यादा ध्यान देना है। डेफिनेटली हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, पर हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।